देखें न्यूज इंडिया आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ, जहां वित्त मंत्री ने पेश किया है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र पर चर्चा होगी लोकसभा में। यूपीए के 10 साल को लेकर ये श्वेत पत्र जारी किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से 10 साल की जो बड़ी उपलब्धियां रही उसी बाबत वित्त मंत्री ने श्वेत पत्र जारी किया है। देखिए, बाकायदा संसद का जो सत्र है 1 दिन के लिए बढ़ाया गया, क्योंकि अपने कार्यकाल को किस तरीके से तमाम नीतियां रही हैं, आर्थिक नीतियों को लेकर किस तरीके से देश ने तरक्की की है 10 साल में, इन तमाम नीतियों को एनडीए के द्वारा गिनाया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां श्वेत पत्र जारी कर दिया गया है। तो लोकसभा में चर्चा, यूपीए के 10 साल को लेकर श्वेत पत्र जारी किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां इस वक्त आपको बता दें कि संसद का जो सत्र है 1 दिन के लिए बढ़ाया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज श्वेत पत्र जारी किया है। 10 साल में किस तरीके से विकास हुआ है उसी पर चर्चा, विचार विमर्श। यूपीए के 10 साल किस तरीके से बेमिसाल रहे, इन तमाम बिंदुओं को दर्शाया गया है, श्वेत पत्र जारी किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री ने श्वेत पत्र को पेश कर दिया है और श्वेत पत्र के जरिए कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से जो सरकार की नीतियां हैं, क्या जन कल्याणकारी नीतियां हैं, किन नीतियों से आम जनता को फायदा हुआ है, देश ने कैसे रफ्तार पकड़ी, तरक्की की, उन तमाम बिंदुओं को इसके जरिए पेश किया जाता है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज श्वेत पत्र जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया, जो कि आज यूपीए सरकार का श्वेत पत्र आना था, जिसमें सरकार की तमाम जो प्लस पॉइंट है, यानी कि कहें कि जब से 10 साल तक जो चर्चा में रही है, 10 साल तक जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं, किस तरीके से देश तरक्की पे पहुंचा है, इन तमाम चीजों को दर्शाया गया है श्वेत पत्र के जरिए। इसी को लेकर कटाक्ष किया गया था। तो श्वेत पत्र पर चर्चा, यूपीए के 10 साल को लेकर श्वेत पत्र जारी किया गया है। देखिए, आप समझ लीजिए जरा कि श्वेत पत्र आखिरकार है क्या जो जारी किया गया। हम तस्वीर भी अब तक साझा कर रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप जानेंगे, कोशिश कीजिए। देखिए किस तरीके से संसद में पत्र संग्राम हो रहा है। जी हाँ, देखिए पेपर वॉर चल रहा है। कैसे बीजेपी का श्वेत पत्र है बनाम कांग्रेस का ब्लैक पत्र। 10 साल की तमाम उपलब्धियां बीजेपी ने श्वेत पत्र के माध्यम से दर्शाई है। क्या क्या कामकाज किए गए, जन कल्याणकारी नीतियां क्या रही, इसी बीच सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे किया गया, ये कांग्रेस बता रही है। 1947 तक विकसित राष्ट्र का संकल्प इस श्वेत पत्र के जरिए दिखाया गया, दर्शाया गया। इधर मोदी सरकार के 10 साल की विफलताओं को ये गिना रहे हैं। बीजेपी के श्वेत पत्र के अंदर 10 साल की तमाम उपलब्धियां सिलसिलेवार तरीके से गिनाई गई हैं। ठीक इसी तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है, ये कांग्रेस का कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ब्लैक पेपर जारी किया था। इसी के साथ आपको बता दें कि श्वेत पत्र के अंतर्गत जन कल्याणकारी नीतियां भी आएंगी। इसी के साथ 2027 तक का संकल्प लिया गया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, यहाँ ब्लैक पेपर के जरिए 10 बिंदुएं कांग्रेस ने रखे थे। 10 बिंदुओं के जरिए बताने की कोशिश की गई थी किस तरीके से साफ तौर पर जो विफलताएं हैं उनको गिराया गया है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संसद में पत्र संग्राम लगातार चल रहा है। 10 साल बीजेपी का श्वेत पत्र, जिसमें 10 साल तक जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, आर्थिक तरक्की किस तरीके से की है, जीडीपी ग्रोथ क्या रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया है वो कैसा रहा, ये तमाम बातों को दर्शाया गया। तो श्वेत पत्र पर भी लोकसभा में चर्चा होगी। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि संसद में 1 दिन इसके लिए बढ़ाया गया था।
तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। आनंद, देखिए अब श्वेत पत्र जारी हो गया है, फिलहाल इस श्वेत पत्र के जरिए क्या कुछ दर्शाया गया? आनंद जी बिल्कुल, अगर बात की जाए श्वेत पत्र की, जैसे कि आपका चैनल न्यूज इंडिया बता रहा था कि आज लोकसभा में श्वेत पत्र आना है और निर्मला सीतारमण ही पेश करेंगी। अब वो समय आ चुका है, निर्मला सीतारमण ने व्हाइट पेपर पेश कर दिया। दरअसल आपके चैनल के पास वो श्वेत पत्र भी है जो इस वक्त टेबल किया गया है लोकसभा में। तो इस आप श्वेत पत्र को जब पढ़ेंगे तो कई पेजेस में ये श्वेत पत्र है, व्हाइट पेपर, जिसको कई आप देखिए स्कीम वाइज स्कीम ट्रांसफॉर्मेशन की गई है। दरअसल अगर बात की यूपीए 1 और यूपीए 2 की, और उसके साथ साथ मोदी 1 और मोदी 2 के, दोनों सरकारों की कहीं ना कहीं वो एबिलिटी यानी पैसे की लेन देन को लेकर, और मेनली यूपीए सरकार की जो अनियमितताएं रही बजट को लेकर, जो तमाम घोटाले रहे, वो जैसे उसने कैसे हमारी देश की इकोनॉमी जीडीपी को नुकसान पहुंचाया, और तमाम वो स्कीम्स जो कि यूपीए सरकार में थी और जो कि एनडीए सरकार में है, उन दोनों में अंतर कितना है, कितना प्रोडक्शन हुआ उस दौरान, कितने घर बनाए गए। अगर आप बात की जाए तमाम स्कीम्स की, जैसे जो रूरल में घर देने की बात है, तो 2003 से 2014 तक 2 करोड़ घर बनाए गए थे, लेकिन 2016 और 24 के बीच में ही, यानी 5 साल के अंदर ही 2.6 करोड़, यानी तो उससे ज्यादा बनाए गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, उसमें अगर टॉयलेट की बात की जाए 2011 और 14 के बीच में तो 1.8 करोड़ टॉयलेट बनाए गए, लेकिन अगर बात की जाए 14 से 24 तक तो 11 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए गए। और अगर आप पब्लिक सेक्टर्स की बात की जाए, पेंशन्स को लेकर बात की जाए, तमाम वो बेनिफिशरीज जो रहे यूपीए के समय, उसमें 36 लाख 4 बेनिफिशरीज थे। और अगर इसकी बात की जाए 15 से 23 तक तो 6 करोड़ और 1 लाख से ज्यादा। तो तमाम वो स्कीम्स हैं जिसमें यूपीए के टाइम और एनडीए के टाइम दोनों योजनाओं के दौरान कितनी कार्यशैली बढ़ी, कितना कंस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ, वो तमाम चीजें दर्शाई गई हैं। कहीं ना कहीं यूपीए सरकार पर एनडीए यानी मोदी सरकार हमला कर रही कि जो रिसोर्सेस उनके पास थे वो या तो अनियमितताओं के चलते वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आती है तो वो तमाम चीजें यानी उस चीजों को ट्रांसफॉर्म करके सदुपयोग करते हुए वो चीजें बड़ी हैं। चाहे आप रेलवे सेक्टर की इसमें बात की जाए, चाहे टॉयलेट्स की बात की जाए, चाहे घर की बात की जाए, और उसके साथ साथ तमाम वो रिफॉर्म्स, जैसे जीएसटी के बाद कलेक्शन कितना बढ़ा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें बताया गया है। और श्वेत पत्र में ये भी बताया गया है कि कहां कहां इन प्रॉपर मैनेजमेंट का था, यानी कार्यशैली उतनी ठीक नहीं थी, जिसके चलते वो चीजें। आनंद जरा आप रुकिएगा, इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी जान लीजिए। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. Thank you. Honorable Finance Minister. Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. Thank you. और एक बार फिर से हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा होगी, कितनी गहमा गहमी रह सकती है, क्या नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, अगर श्वेत पत्र की बात की जाए, ये पेश होने के बाद से कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति शुरू हो जाएगी। कांग्रेस या कहें तमाम वो इंडिया गठबंधन जो उस दौर में साथ थे, तो वो बीजेपी पर सीधा निशाना साधेंगे। और ये डाटा जो कि डाटा है, व्हाइट पेपर है, ये कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, और यही कारण है कि इसके बाद से ही लगातार अब चर्चा के लिए सदन को खोल दिया जाएगा और तमाम सांसद, बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टीज के सांसद इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो डाटा व्हाइट पेपर में है, वो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं यूपीए सरकार में वो करप्शन, वो जो चीजों को प्रॉपर हैंडल ना कर पाना ही सबसे बड़ी वजह रही। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते जो इकोनॉमी हमारी आगे और जा सकती थी और बूम कर सकती थी, उससे नुकसान हुआ, जिसके चलते जॉब से लेके जीडीपी से लेके तमाम वो फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक के बाद एक अपने आप में संगठित होते हैं। तो उसका नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं वो देश का नुकसान हुआ। और देश का मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो और यही कारण है कि श्वेत पत्र को लोकसभा में लाया गया है। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने दिखाया है कि जो चीजें हमने लॉस को अमेंडमेंट किए, जीएसटी लाए, और कहीं ना कहीं फार्मर किसान सम्मान निधि लोगों तक दी, डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजा गया, तो इससे वो पैसा बचा है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, जो इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर हुआ है। देखिए जाहिर सी बात है, सरकार ने 10 साल का डेटा पेश किया है। तो कहीं ना कहीं इन
बिल्कुल 10 साल का डेटा पेश किया है और डेटा के जरिए समझने की कोशिश कि क्या कुछ जन कल्याणकारी नीतियां रही हैं, किस तरीके से देश ने तरक्की की है। अच्छा, आज का जो दिन था, हम कह सकते हैं आनंद, कहीं ना कहीं वह पेपर वॉर में उलझा रहा। सबसे पहले आपको याद होगा किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी करके सरकार की विफलताओं को गिराने की कोशिश की। कंपैरिजन करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर डेटा रखा गया है, यहाँ आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में जो कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं ब्लैक पेपर के जरिए, कितना वजन नजर आया आपको? जी देखिए, अगर आप कांग्रेस के ब्लैक पेपर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको, मैंने भी सुबह आ गया था, उसके बाद हमने जब पढ़ा इस चीज को, तो उसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में है, और यही कारण है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में दोनों में अंतर होता है। व्हाइट पेपर एक कॉन्स्टिट्यूशनली डॉक्यूमेंट होता है, मतलब वेरीफाइड होता है, और वेरीफाइड का ये चीजें होती है, जो तमाम डाटा लिया जाता है वो स्टैटिक्स आता है, जो सीएजी ने ऑडिट किया होता है, कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें गवर्नमेंट से ली जाती हैं। लेकिन अगर बात की जाए ब्लैक पेपर की, जो कि कांग्रेस लेकर आई, तो उसमें आप तमाम जब एजेंडाज पढ़ेंगे तो वो वही एजेंडा है जो कांग्रेस लगातार हर सदन में उठाती रही है। चाहे आप किसी भी पार्लियामेंट की बात की जाए, उसमें मणिपुर का मुद्दा था, उसमें बेरोजगारी का मुद्दा था, उसमें इकोनॉमी का मुद्दा था, जो तमाम चीजें उसी को लेकर ही व्हाइट पेपर लाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि इकोनॉमी ने यूपीए कार्यकाल, जबकि खुद कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो उसके कार्यकाल से ज्यादा इकोनॉमी ने अच्छी बढ़त करी है। यही कारण है कि उनके आरोपों को खंडन करने को लेकर व्हाइट पेपर लाया गया, और कहीं ना कहीं उस अगर जो ब्लैक पेपर को देखेंगे तो वो तमाम चीजें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपने तमाम एजेंडे को लेकर जो कांग्रेस लगातार चल रही थी, उसी को मुद्दा बनाते हुए आगे बढ़ाई है कांग्रेस। और आप समझिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आप देखिए स्थिति अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है कि हर चीज में, या चाहे आप इकोनॉमी की बात की जाए, चाहे डिफेंस की बात की जाए, चाहे एग्रीकल्चर की बात की जाए, चाहे टूरिज्म की बात की जाए, सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने एजेंडे के साथ खड़े हैं। जहां सरकार की अगर बात की जाए तो व्हाइट पेपर लाके अपनी तमाम कार्यशैली मैं बता वही रही है कि आपसे हमने आनंद जानना कितना चाह रही चीजों को हूँ, वही हम ट्रांसफॉर्म चर्चा किया, कर रहे कितना हैं। हाँ, हम यही चर्चा करें ना आनंद लगातार, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल के इतर ये भी देखा जाए कि श्वेत पत्र के जरिए एक ब्रह्मास्त्र चलने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है, जिसमें डेटा के जरिए जो तरक्की की गई है एनडीए के शासनकाल में, जो 10 साल की चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार दर्शाने की कोशिश की गई है कि सब चीजें खुशहाल रही, 10 साल हमारे बेमिसाल रहे। क्या इसका काट कांग्रेस के पास होगा, विपक्ष के पास होगा, क्या माने? देखिए, जब ये तमाम सांसद अपने अपने, अब लोकसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, तो जब अपने एरिया में जाएंगे तो ये श्वेत पत्र, ये डाटा तमाम जनता के बीच में रखा जाएगा। उनको बताया जाएगा कि यूपीए सरकार में क्या हुआ, एनडीए सरकार में क्या हुआ, और वो तमाम सेक्टर्स, एग्रीकल्चर में क्या प्रॉफिट हुआ, किसान सम्मान निधि लोगों को बताई जाएगी कि मोदी सरकार में शुरू हुई और सीधे वो आपके अकाउंट में आती है, जो कि पहले यूपीए के दरमियान बिचौलिए के थ्रू आती थी, जहां पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। तो ये तमाम चीज कहीं ना कहीं अब जनता के बीच में जाएगी, और 2024 में जनता की जो राय होगी उसकी विजय होगी। और अगर आप देखें तमाम बयानों को, पीएम मोदी के बयान देखें, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है कि 2024 के बाद ही मोदी सरकार ही शपथ लेगी, और उन्होंने खुद अपने बयान में बोला है कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में कई बड़े निर्णय लूंगा। इससे इसको लेकर चीजें स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर बेहद ही कॉन्फिडेंट है कि उनकी 2024 में विजय होगी, और यही कारण है कि तमाम चीजों को सुनियोजित करते हुए ये डाटा लाया गया है लोगों के बीच में, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। जब लोगों के बीच में जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग समझेंगे उस चीज को कि कितना बदलाव देश में हुआ है। चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात की जाए, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ी है, उससे रोजगार बढ़ा है, उससे पैसा, सैलरी बढ़ी है, तो डिमांड एंड सप्लाई पर भी इसका डायरेक्ट असर हुआ है, तो वो भी ज्यादा बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं इसको इकोनॉमी से लेके, डिफेंस से लेके, टूरिज्म से लेके तमाम चीजें आपको बताएंगी कि यूपीए सरकार में और एनडीए सरकार में कितना अंतर रहा। तमाम चीजों को बदलने के बाद क्या क्या चीजें आगे बढ़ी, और यही रीजन, यही श्वेत पत्र लेके बीजेपी के तमाम सांसद अपनी अपनी एरिया में जाएंगे, जहां वो लोगों को बताएंगे कि हम लोगों ने इतना इतना काम किया। लेकिन अगर ब्लैक पेपर की बात की जाए, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो लोग अगर कांग्रेसी सांसद अपने लोगों के बीच में लेके जाते हैं तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल होता है। आरोप पत्र है, एक आरोप लगाया गया है, जो लगातार विपक्ष का काम होता है, वो आरोप लगाती भी है। अच्छा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट जब पेश करने वाली थी, उससे पहले ही कह दिया था कि सरकार श्वेत पत्र लाएगी। सरकार की मंशा बहुत साफ थी, सरकार ने साफ कह दिया था कि 10 साल पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस का या यूपीए का शासन रहा, किस तरीके से एनडीए जब शासन में आई है, वो कंपैरिजन हम दिखाएंगे, और कंपैरिजन को दिखाते नजर भी आए हैं। अब चर्चा कितनी गहमा गहमी वाली रहेगी आनंद, ये देखने वाली बात होगी। आनंद
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, देखिए मोदी सरकार की चीजें काफी स्पष्ट है कई चीजों को लेकर। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने खुद बोला था कि मैं श्वेत पेपर लेकर आऊंगी, लेकिन मैं आपको कुछ दिन पहले ले जाना चाहता हूं, जहां लगभग 1 महीने पहले तमाम मंत्री, जो कि कैबिनेट रैंक के तमाम मंत्रियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया था कि हमने पिछले 10 साल में, यानी मोदी सरकार की शुरुआत होने के बाद क्या क्या चीजें बदली हैं और उसका क्या आउटपुट रहा है, क्या क्या सामने आया है। अगर आप शिपिंग की बात करें, पोर्ट की बात की जाए, कॉमर्स इंडस्ट्रीज की बात की जाए, तमाम वो मिनिस्ट्री, रेलवे की बात की जाए, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां जनता को बताया था कि 2004 से लेकर 2014 और 2014 से लेकर 2023 तक का अभी तक तमाम जो निर्णय लिए गए हैं उसमें कितना अंतर देखने को मिला है, उस निर्णय के बाद आउटकम कितना बड़ा है, वो तमाम चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में रखी गई थी। जिसके बाद अब एक बार खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, खुद ही श्वेत पत्र लेकर आई है, जिसके बाद तमाम स्थिति धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देखिए स्पष्ट होती है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी लोगों के बीच से पहले बताया गया था, अब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर आई है मोदी सरकार। वही देखना होगा आनंद, इस जो ब्रह्मास्त्र चला है श्वेत पत्र के जरिए सरकार ने, किसकी काट कैसे विपक्ष निकाल पाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज का दिन, पूरा दिन जो था वो पेपर वॉर के सुपुर्द रहा, पूरा दिन पेपर वॉर चलता रहा। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से श्वेत पत्र से पहले ब्लैक पेपर जारी कर 10 पॉइंट्स में गिनाया कि ये सरकार की विफलताएं हैं। लेकिन आज का दिन आपको बता दें संसद में बहुत खास रहा है। एक दिन के लिए इस सत्र को बढ़ाया गया है जिसमें श्वेत पत्र लाया गया है सरकार के द्वारा। तो फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर कंपैरिजन भी है। सरकार श्वेत पत्र लाने का मकसद यही रहता है कि 10 साल का जो कार्यकाल इस वक्त किया गया उसमें क्या कुछ उपलब्धियां सरकार की रही हैं। यदि हम बात करते हैं यूपीए सरकार की, तो वहां क्या खामी रह गई थी, उन खामियों को भी दर्शाया गया। यदि हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो तुलनात्मक रूप से सरकार ने दर्शाने की कोशिश की है कि यूपीए के शासन से कई गुना बेहतर है एनडीए का शासन। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव होने हैं, ये चुनावी साल है और इस तरह चुनावी माहौल जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो रहा है। देखिए इसमें मंशा यही है सरकार की, हमने कैसे आर्थिक स्थितियों से, समस्याओं से निपटारा किया है, किस तरीके से भारत में 2013 में नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। ये तमाम बातें श्वेत पत्र के जरिए सरकार के द्वारा रखी गई हैं। तो यूपीए सरकार के दौरान आर्थिक निर्णयों और देश पर उससे पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर ऐलान किया गया था। अंतरिम बजट भाषण में भी वित्त मंत्री ने, आपको याद होगा, कहा था कि वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब भी संकट में था भारत। अर्थव्यवस्था को टिकाऊ स्थिति में लाने के लिए, उन वर्षों को संकट से उबारने के लिए बहुत काम किया गया है इन 10 सालों में। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से हुई है कांग्रेस निराश। जी हां, आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक से पहले उम्मीदवार घोषित हुआ। आपने असम की 3 लोकसभा सीटों पर घोषित किया है उम्मीदवार। तो आम आदमी पार्टी भी हुई है कांग्रेस से निराश। देखिए कांग्रेस से निराशा की जो खबरें हैं लगातार मिल रही हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल की कर लीजिए, जिसमें ममता बनर्जी ने साफ ऐलान तब कह दिया था कि मैं अब सीट के फॉर्मूले पर कोई बात नहीं करूंगी, जितनी भी सीटें हैं लोकसभा की पश्चिम बंगाल में उस पर टीएमसी ही चुनाव लड़ेगी। और इसी तरीके से आपको बिहार का हाल भी पता होगा। वहीं खबरें ये भी छन के आ रही हैं कि आरएलडी भी कहीं ना कहीं अब दामन थाम सकती है। इस बीच खबर बहुत बड़ी कि असम की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। और तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना इस पूरी खबर पर बनी हुई है। भावना, आम आदमी पार्टी भी क्या कांग्रेस से निराश हो गई है, क्या माने इसे? जी मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और संगठन मंत्री संदीप पाठक ने जो है असम के 3 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम जो है ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है डिब्रूगढ़ लोकसभा से मनोज धनोवर, गुवाहाटी लोकसभा से भाजेन चौधरी और सोनीतपुर लोकसभा सीट से ऋषिराज जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लोकसभा सीट का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है लेकिन किसी भी तरीके का निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सीटों की जो है घोषणा की गई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ दूसरी तरफ ये भी कहते नजर आ रही है कि इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी की इंडिया गठबंधन इसलिए बना है ताकि इंडिया गठबंधन जीते,
लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर नतीजा नहीं निकल पा रहा है, उसको लेकर भी जल्द से जल्द नतीजा निकालने की एक कोशिश की जा रही है। चुनाव में देखा जाए तो समय बेहद कम है, कुछ ही महीनों का समय बचा है और चुनावी तैयारियां भी करनी है। इसको ध्यान में रखते हुए आज आम आदमी पार्टी ने अपने 3 लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के नाम की जो है वो घोषणा कर दी है। हम बात करते हैं भावना, क्या यहाँ पर अभी कांग्रेस की ओर से कोई रिएक्शन आया है इसको लेकर? जी मैं आपको बताऊं, अभी तक किसी भी तरीके की रिएक्शन सामने नहीं आया है। वहीं आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो असम की सीट का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, 3 सीट, वो इंडिया गठबंधन वो 3 सीट आम आदमी पार्टी को ज़रूर देगा। अभी कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं आया है। वह इंडिया गठबंधन अभी भी आम आदमी पार्टी को खुद का गठबंधन का हिस्सा ज़रूर बता रही है। उनका यही कहना है भाजपा को हराने के लिए गठबंधन बनाया हर गया एक है। राज्य में हम देख पा रहे हैं, हर राज्य में स्थितियां जो है वो संतोषजनक नहीं है। ठीक है, चाहे बात हम पश्चिम बंगाल की करते हैं, जिसमें ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि तमाम लोकसभा सीट पर चुनाव हम ही लड़ेंगे। नीतीश कुमार का आप देखिए, उत्तर प्रदेश में हालांकि बहुत मुश्किल से मान मनव्वल हुआ है, बात बनी अखिलेश से, लेकिन क्या और राज्यों में स्थितियां नजर आ रही हैं कि असंतोष पैदा हो सकता है? INDIA के लिए भी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्या माने हम? जी लगातार जिस तरीके से स्थिति देखी जा रही है, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, या जिस तरीके से अखिलेश के साथ मिलकर अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है, जिस तरीके से स्थिति देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं अब ये ज़रूर दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन में लगातार जो सीट शेयरिंग का मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। और चुनावी नज़दीक होने के कारण कहीं ना कहीं पार्टी अपनी तैयारियों में जुटने वाली है, इसलिए लगातार पार्टियां अपने नामों का जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर रही है। बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है अभी हम ये कह सकते हैं लोकसभा की सीटों पर उम्मीदवार घोषणा तो कर दी है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन मुहर अभी नहीं लगी है। इंडिया गठबंधन की मुहर लगना जरूरी है, बाकी और दलों की सहमति भी जरूरी है, ये मान सकते हैं ना हम? भावना जी अभी यही कहना है कि इस बात को जो जिस तरीके से संदीप पाठक ने भी कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए 3 सीटों के उम्मीदवारों का नाम तो ऐलान कर दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उन्हें उम्मीद भी है कि इंडिया गठबंधन जो है ये तीनों सीट्स देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट शेयरिंग के नाम है, उम्मीदवारों के नाम है, इंडिया अलायंस की बैठक में ज़रूर रखे जाएंगे और उसके बाद ही पुख्ता मोहर लगाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।